हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ते हैं 12th क्लास के लिए स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। हम पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स मेल और फीमेल। उसके बाद हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ चुके हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के जस्ट बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो जो अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में मेनली क्या आता है, ये मेल गैमीट होता है पहला तो। ठीक है, सेकंड ये माइक्रोस्कोपिक होता है। हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। और इसका जो साइज होता है ये हमारा ह्यूमन मेल स्पर्म है। और ये जो स्पर्म होता है इसका यहां से और यहां तक का जो साइज होता है वो 0.05 mm होता है। तो ये माइक्रोस्कोपिक हो गया। थर्ड ये मोटाइल होता है। ठीक है, और मोटाइल का मतलब कि मूवमेंट करता है। इसके अंदर टेल रीजन होता है, तो टेल की वजह से क्या करता है, मूवमेंट करता है। और एक चीज बता देता हूं कि सबसे पहले जो इसको ऑब्जर्व किया था वो एंटोनी वान लियोनिक साइंटिस्ट था। लियोनिक साइंटिस्ट, उसने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। तो इंट्रोडक्शन के अंदर मेल गैमिट होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, मोटाइल होता है। ठीक है, और ये सीमेन के अंदर रहता है। ठीक है, सीमेन जो कलेक्शन होता है स्पर्म प्लस फ्लूइड जो कि ग्लैंड्स होती है, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, उनसे जो फ्लूइड निकलता है उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन रहता है। तो जब सिंगल इजैकुलेशन होता है तो उसके ड्यूरेशन 200 से 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज। ठीक है, और ये जो मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं इसमें से 60% जो स्पर्म होते हैं वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं। ठीक है, और जो 40% स्पर्म होते हैं वो विगोरस मोटिलिटी के होते हैं। मतलब 40% जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नीट के पेपर में 2015, 16, 17, 18 इन ईयर्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्पर्म का जो कैपेसिटेशन होता है, स्पर्म का जो कैपेसिटेशन होता है वो कहां पे होता है। कैपेसिटेशन का मतलब क्या है, कंप्लीटली एक्टिवेशन। ठीक है, मॉडिफिकेशन, उसकी जो गतिशीलता होती है वो कहां पे जाके वो एक्टिव बनता है। तो ये आएगा, इसका आंसर आएगा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, तो ये जो एक मेन चीज आती है कि जो मेल स्पर्म होता है वो 50% के पास एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, और 50% के पास वाई क्रोमोसोम होता है। तो एक्स क्रोमोसोम जो होता है उसको हम बोलते हैं गाइनोस्पर्म, और जिसके पास वाई स्पर्म होता है, सॉरी वाई क्रोमोसोम होता है, उसको हम बोलते हैं एंड्रोस्पर्म। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। मेल गैमीट होता है, ये माइक्रोस्कोपिक होता है, मोटाइल होता है। मोस्टली जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल ही होते हैं, लेकिन एक एस्कैरिस आता है, उसके अंदर जो स्पर्म होता है वो नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, मोटाइल होता है, कहां पे रहता है, ये सीमेन के अंदर रहता है। स्टोर कहां पे होता है, एपिडाइमिस के अंदर होता है। जब सिंगल इजैकुलेशन होती है उस ड्यूरेशन जो फ्लूइड निकलता है बाहर उसको हम सीमेन बोलते हैं। और उस सीमेन के अंदर स्पर्म होते हैं, प्लस में
फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि मेल एसेसरी ग्लैंड जो होती है वो रिलीज करती है, वो फ्लूइड होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जब सिंगल इजेकुलेशन होता है तो उसके अंदर 200 से 300 मिलियम्स ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, और जो मिलियम ऑफ स्पर्म होते हैं उसमें से 60% जो होते हैं वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं, 40% विगोरस मोटिलिटी के होते हैं, ठीक है। विगोरस मोटिलिटी का मतलब क्या है कि भाई जो फर्टिलाइजेशन है उसके लिए मोटिलिटी चाहिए, ठीक है। तो 40% जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरा, नीट के पेपर में लगभग 4-5 साल ईयर्स में पूछा जाता है, हर बार आता है एक क्वेश्चन, स्पर्म का जो कैपिसिएशन होता है, कैपिसिएशन का मतलब क्या है कि उसके जो एक्टिवेशन होता है वो कहाँ पे जाके होता है। तो उसका जो एक्टिवेशन होता है फर्टिलाइजेशन के लिए वो फीमेल जेनेटिकल ट्रैड जो होता है उसके अंदर जाके वो अपना एक्टिवेशन गेन करता है। तीसरा, जो मेल स्पर्म होता है, अगर हम बात करते हैं मेल स्पर्म की, तो 2 टाइप के स्पर्म होते हैं, एक गाइनोस्पर्म और एक एंडोस्पर्म। जो गाइनोस्पर्म होता है वो स्पर्म होता है जो एक्स क्रोमोसोम गेन करता है, ठीक है। एंड्रोजन वो स्पर्म होता है जो वाई क्रोमोसोम गेन करता है। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। जो स्पर्म होता है वो सबसे, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, वो सबसे माइक्रोस्कोपिक सेल होती है, साइज 0.05 mm होता है, इसी वजह से सबसे छोटा होता है, वो स्मॉलेस्ट सेल होती है एक प्रकार से। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर जो होती है, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं हेड रीजन, ये वाला जो होता है इसको हम नेक बोलते हैं, ये वाला इसका मिडिल पीस होता है, और ये वाला जो रीजन होता है इसकी टेल होती है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम स्ट्रक्चर के अंदर, एक्चुअली में एक स्पून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये चम्मच होती है उस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, लेकिन जो डिफरेंट टाइप के स्पर्म होते हैं उनकी जो शेप होती है ये वाली अलग अलग हो सकती है। किसी के अंदर ओवल शेप का होता है, किसी के अंदर बाइलोब्ड होता है, किसी के अंदर कुछ होता है, ठीक है। तो पहली बात करते हैं हेड रीजन की। तो हेड रीजन जो होता है, ये पूरा जो स्पर्म होता है ये कवर्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। लेकिन टेल के पीछे का जो कुछ पार्ट होता है वो थोड़ा नेकेड रह जाता है, कुछ स्पर्म के अंदर ये नेकेड नहीं भी होता, ओवरऑल पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। तो इसमें हम हेड रीजन की बात करते हैं। तो हेड इसका पार्ट होता है, उसके अंदर एक्रोसोम होता है, बिल्कुल अगर हम टिप पे देखते हैं तो ये एक्रोसोम है इसका। तो मेल का जो स्पर्म होता है ह्यूमन के अंदर, उसका जो बिल्कुल टिप पे जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। और ये एक्रोसोम क्या करता है, स्पर्म लाइसिन रखता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और इसके अंदर मिलना कौन सा, हाइएलुरोनाइडेज और दूसरा एक्टोसी, 2 टाइप के एंजाइम्स होते हैं इसके पास। और कुछ के अंदर बाइंडिंग प्रोटीन भी होती है। ये मेनली ह्यूमन स्पर्म के अंदर कम होती है, बिल्कुल नेग्जिबल होती है, लेकिन जो सी वाले जो होते हैं, सी एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर होती है। ये वाला जो होता है ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, प्रोटीन को डिसॉल्व करता है। और जो एक्रोसिन होता है ये वाला जो होता है लिपिड, यानी एक प्रकार से बोल सकते हैं हम ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है उसको डिसॉल्व करता है। तो क्या होता है कि ये जो एग होता है ओवम, ओवम के पास में कौन पहुंचा, स्पर्म पहुंच गया फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इसके अंदर भी अपना खुद का न्यूक्लियस है और इसके अंदर भी अपना खुद का न्यूक्लियस है। अभी दोनों फर्टिलाइजेशन करेंगे, न्यूक्लियस दोनों मिलेंगे, फ्यूज होंगे। तो क्या होता है कि ये वाला जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, किसकी, ओवा की, ठीक है, हमारे पास ओवम,
सेकेंडरी ओसाइट। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इस आउटर मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना पड़ता है, तो ये वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो डिसॉल्व करते हैं एग की या ओवम की आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसको। तो ये प्रोटीलाइटिक एंजाइम होते हैं मेनली, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम टिप पे होता है एक, बिल्कुल ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको एक्रोसोम होता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है इसके अंदर हेड रीजन के पास अपना खुद का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये खुद का अपना इसका न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर ये लिक्विड होता है हेड रीजन के अंदर। तो न्यूक्लियस जो होता है मेनली उसके अंदर क्रोमेटिन की फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। क्रोमेटिन की फॉर्म में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। और इसके अंदर डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन होती है, ठीक है। डीएनए प्लस क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन इसको पैकिंग करती है डीएनए को, ये जो डीएनए एक प्रकार से बिखरा टाइप में ना रहे, एक कॉम्पैक्ट मैनर में पैक्ड रहे, तो इसको हिस्टोन प्रोटीन पैक करके रखती है। इसके अंदर न्यूक्लियोलस जो होता है मेनली नहीं होता, आरएनए वगैरह जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, मेनली डीएनए होता है। दूसरी बात, इसके अंदर लिक्विड होता है अपना खुद का, ठीक है, हेड रीजन के अंदर। अब इसका काम क्या होता है, एक तो ये हो गया कि इसके पास डीएनए हो गया, तो हेरिडिटी जो करेक्टर्स होता है वो इसी की वजह से होता है, ठीक है। दूसरा, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है, एन इन नंबर होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो ओवम होता है वो भी एक क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो नंबर होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए ये एन जो होता है न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म फ्यूज विद द न्यूक्लियाई ऑफ द ओवम, देन n प्लस एन टू फॉर्म 2n। तो हमारे क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो यहाँ पे मेंटेन रहते हैं। ये जो मेल का स्पर्म है उसका न्यूक्लियस है n, और ये फीमेल का जो एग है वो, अब इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, 2n बना दिया, ठीक है। तो 2n क्या हुआ कि हमारे जो क्रोमोसोम नंबर जो मेंटेनेंस होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसी वजह से जो गैमेट्स होते हैं उनके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, हेड रीजन के बाद जस्ट नीचे नेक होता है। नेक जो होता है वो बिल्कुल स्मॉलर पोर्शन होता है इसका, और उसके अंदर नेक के अंदर क्या होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। जो नेक होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। और सेंट्रियोल भी मेन पार्ट होता है इसका, ये इसका नेक पार्ट होता है ये वाला, ठीक है। और इस नेक पार्ट के अंदर क्या होता है, दो टाइप के सेंट्रियोल होते हैं, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक पार्ट की, तो नेक के पास क्या होता है, सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल भी दो टाइप के होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। अभी प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल होते हैं एक दूसरे पे ये 90 के एंगल पे होते हैं। ऊपर की तरफ जो होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, नीचे की तरफ थोड़ा सा होता है वो डिस्टल सेंट्रियोल होता है, ठीक है। और मेन चीज क्या होती है, इसके अंदर जो नेक वाला पोर्शन होता है उस नेक के अंदर ये डिस्टल पोर्शन जो होता है ये नेक के अंदर ही होता है, इसको मिडिल पीस के अंदर, मिडिल पीस यहां शुरू होता है। दो टाइप के क्या होते हैं इसके अंदर, सेंट्रियोल होते हैं। तो जो सेंट्रियोल होता है, ऊपर वाला जो सेंट्रियोल होता है इसका हम क्या होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। जब ये जो ओवा है इसके अंदर स्पर्म एंट्री करता है, ठीक है, तो आपको पता है कि हेड रीजन जो होता है वो इसके अंदर चला जाता है, टेल वाला रीजन जो होता है वो बाहर रह जाता है। तो जब हेड रीजन जाता है तो हेड रीजन के साथ साथ में नेक का जो ऊपर वाला जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, ये वाला प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, इसके साथ ही चला जाता है अंदर की तरफ। और क्या करता है, जब जाइगोट बनता है, ठीक है, ये इसके न्यूक्लियर फ्यूज हुए, जाइगोट बना।
जाइगोट बनने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर सेल डिवीजन शुरू होता है, और सेल डिवीजन के अंदर आपको पता है 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जब स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, तो स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन होता है वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की वजह से ही होता है। ठीक है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल समझ आया। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब हाइड्रोजन एंट्री करता है किसके अंदर, ओवम के अंदर, तो उसका न्यूक्लियर फ्यूज होता है। उसके बाद जब जाइगोट बनता है, तो वो जब हाइड्रोजन अंदर एंट्री करता है तो उसके साथ में जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है वो अंदर ही चला जाता है चिपक के। तो जब क्या होता है कि भाई जब जाइगोट के बाद सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन के बाद स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल फाइबर्स का, तो स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन के लिए प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके बाद डिस्टल सेंट्रियोल होता है, वो क्या करता है, एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है इस वाले का। ये एक्सियल फिलामेंट जो होता है ये डिस्टल सेंट्रियोल की वजह से बना होता है, और ये एक्चुअली में टेल के अंदर भी होता है, मूवमेंट के रेस्पॉन्सिबल होता है। अब जो नेक पार्ट होता है उसके जस्ट बाद आता है किसका नंबर, मिडिल पीस का नंबर। मिडिल पीस थोड़ा सा हल्का ब्रॉड होता है, और मिडिल पीस मिडिल में होता है इसलिए इसका नाम दे दिया जाता है मिडिल पीस। ठीक है, तो मिडिल पीस ये वाला पोर्शन है, यहां से जो यहां तक का है इसको हम बोलते हैं मिडिल पीस। अब ये जो मिडिल पीस होता है, इस मिडिल पीस के अंदर एक चीज में भूल गया, यहाँ पे जो एक्रोसोम होता है, ये एक्रोसोम जो होता है ये एक्चुअली में जो हमारा स्पर्म होता है उसका फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटाइड के बाद। ठीक है, स्पर्मेटाइड के बाद स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इस स्पर्म के अंदर जो गोल्जी बॉडी होती है, वो गोल्जी बॉडी होती है ना, वही एक्रोसोम बनाती है। ठीक है, ये आप यूं कह सकते हैं कि एक्रोसोम जो होता है वो मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ द गोल्गी बॉडी ऑफ द स्पर्मेटाइड्स। ठीक है, स्पर्मेटाइड जो होता है उसके बाद स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो उसके अंदर जो गोल्गी बॉडी होती है किसकी, स्पर्मेटाइड्स की, वही बनाती है एक्रोसोम को। तो ये कह सकते हैं मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ द गोल्जी बॉडी ऑफ द स्पर्मेटाइड्स, ठीक है, इज नोन एज द एक्रोसोम। ठीक है, तो मिडिल पीस की बात कर रहे थे। मिडिल पीस के अंदर क्या होता है, मिडिल पीस के अंदर आपको दो चीजें नजर आ रही है, एक तो स्पाइरल टाइप में दिखाई दिया हुआ है, और बीच में एक लाइनिंग सी दिखाई दी हुई है। बीच में जो लाइनिंग होती है इस टाइप से, जिसको हम बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, और ये एक्सियल फिलामेंट जो होता है मेनली क्या होता है कि जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है उसी के थ्रू एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है ये वाला। और ये एक्सियल फिलामेंट यहीं से शुरू होता है और एंड तक होता है, टेल के एंड तक होता है। ठीक है, टेल के बाहर भी चला जाता है ये, जहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि ये एक प्रकार से मूवमेंट जो होता है उसी की वजह से होता है। ठीक है, जैसे सीलिया फ्लैजेला के अंदर पढ़ा होगा आपने, उसके अंदर भी एक्सियल फिलामेंट ही होता है। ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट का, तो एक्सियल फिलामेंट होता है। इसके बाद क्या होता है कि स्पाइरल टाइप में नजर आ रहे हैं आपको, स्पाइरल मैनेज के अंदर, इनको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और जो स्पाइरल टाइप के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इनको हम बोलते हैं निबंकरण। ठीक है, निबंकरण बोलते हैं इनको। और ये क्या होते हैं, एक प्रकार से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाता है। ठीक है, तो मॉडिफाइड होकर स्पाइरल फॉर्म में आता है यहाँ पे। तो स्पाइरल फॉर्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम निबंकरण बोलते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको स्पर्म को मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, वे मूवमेंट करता है स्पर्म। ठीक है, फ्यूज करेगा तो क्या चाहिए, डेफिनेटली अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वहां पे। और वो जो एनर्जी होती है वो कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसका मिडिल पीस। ठीक है, तो मिडिल पीस जो होता है वो इसके एक्चुअली में पावर हाउस होता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास कंटेनिंग क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, तो एनर्जी जो मिलती है वो इस पोर्शन से मिलती है। अब क्या होता है कि जहां जंक्शन होता है किसका, मिडिल पीस का और दूसरा टेल रीजन का, तो वहां पे रिंग सेंट्रियोल होते हैं। ठीक है, जंक्शंस पे क्या होते हैं,
रिंग सेंट्रियोल होते हैं। कई बार क्या होता है, टेल का जो एंड होता है इस पे भी, और जो ये एक्सेल फिलामेंट होता है इसका कई बार यहाँ पे भी रिंग मिल जाते हैं, सेंट्रियोल के रिंग बोलते हैं इसको, मतलब एन्युलस रिंग भी बोल सकते हैं हम। तो रिंग्स क्या होते हैं, रिंग सेंट्रियोल होता है, रिंग्स की फॉर्म में सेंट्रियोल होता है, इस टाइप के रिंग की फॉर्म में। अब लास्ट जो आता है इसके अंदर ये आता है कि भाई गैस का जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं टेल। ये थोड़ा इलोंगेट पोर्शन होता है और उसके अंदर क्या होती है, एक्सेल फिलामेंट होता है। ठीक है, ये एक्सेल फिलामेंट जो होता है लास्ट में ये पूरा का पूरा कवर होता है, सारा का सारा जो स्पम होता है वो कवर्ड होता है किसे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के थ्रू। ठीक है, तो कई बार जो एंड होता है वो वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के थ्रू क्या नहीं होता, कवर नहीं होता, और कवर न होने की वजह से क्या होता है, टेल से निकल आती है, वो भी एक्सेल फिलामेंट का ही पार्ट होता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो टेल होता है वो लॉन्ग इलोंगेट होता है, और इसके अंदर जो मेन चीज क्या होती है कि वो मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब नीट लेवल के अंदर दो चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है, वो बताता हूं आपको। पहली बात आती है कि जो स्पम होता है वो मूवमेंट करता है, वो मूवमेंट किस हिसाब से करता है, तो 4 mm पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट के अंदर 4 mm तक डिस्टेंस कवर करता है स्पम। दूसरा, इजैकुलेट होने के बाद कितना लाइफ स्पैन होता है इसका, तो 48 से 72 आवर्स तक होता है। ठीक है, मतलब लगभग 2 से 3 दिन तक होता है। तीसरी बात क्या पूछी जाती है, मैनचेटे क्या होता है। मैनचेटे क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म किसका, साइटोप्लाज्म किसका, स्पर्मेटाइड्स का। तो वो जो साइटोप्लाज्म होता है उसके बाद फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होता है इसके अंदर कुछ साइटोप्लाज्म जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, और जो रिमेन साइटोप्लाज्म होता है वो एक पतली सी सीट के अंदर रहता है, जैसे मिडिल पीस के अंदर एक अंदर की तरफ पतली सी सीट आ जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैनचेटे मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट का जो इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूं मैं वो ये आता है कि कैपिसिएशन। कैपिसिएशन ऑफ स्पर्म कहां होता है, तो कैपिसिएशन का मतलब क्या होता है, वो कंप्लीटली एक्टिव। ठीक है, जिसको हम कहें कंप्लीटली गतिशील एक्टिव फॉर्म में कब आता है, जब वो फीमेल जेनेटियल ट्रैक के अंदर पहुंच जाता है, उस ड्यूरेशन वो कंप्लीटली एक्टिव हो जाता है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में। ठीक है, तो स्पर्म के बारे में इतना ही था। थैंक्स फॉर टुडे।